हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 22 मार्च एंड 22 मार्च के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। 22 मार्च के साथ साथ हम 19 मार्च के द हिंदू न्यूज़पेपर को भी यहाँ पे एनालाइज करेंगे। देखो 19 मार्च को यूजुअली पेपर नहीं आता है। दिल्ली एडिशन जो था द हिंदू का वो नहीं आया था क्योंकि होली का जस्ट नेक्स्ट डे था तो हॉलीडे होती है। लेकिन कुछ कुछ एडिशंस आए थे, तो उन एडिशंस में से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज 22 मार्च के साथ ही हम जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ 19 मार्च की रही हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज के टॉपिक्स देखें उससे पहले ये 3 मीडियम है जिसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। इस लेक्चर की पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मयूरी भागवानी के नाम से ये चैनल है। और साथ में इसके साथ आपकी जो भी क्वेरीज हो यूपीएससी से रिलेटेड आप मुझे वो मेल आईडी या फिर ट्विटर के थ्रू भी भेज सकते हो। ठीक है, तो आप इन तीनों मीडियम से कनेक्ट कर सकते हो। सिर्फ 75 डेज बचे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, इसीलिए सारी चीज़ें छोड़कर सिर्फ अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। थोड़ा सा एंग्जाइटी फील होती है, फ्रस्ट्रेशन फील होता है, बट यू हैव टू लर्न टू टैकल ऑल दीज। ओके, सो आज के टॉपिक्स देख लेते हैं। जीएस 1 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। जीएस 2 में इंटरनेशनल रिलेशन से हम देखेंगे चाइना प्लेन क्रैश के बारे में, श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में देखेंगे, हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में देखेंगे। एक एडिटोरियल आया है ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशनशिप के बारे में, तो उसमें हम देखेंगे कि मैत्री और मेटशिप में जो राइजिंग पोटेंशियल है वो किस तरह से बढ़ सकता है। पॉलिटी में हम पॉक्सो एक्ट के बारे में देखेंगे। जीएस 3 में एनवायरमेंट में से देखेंगे ग्रेट बैरियर रीफ की कोरल ब्लीचिंग जो हो रही है उसके बारे में। 100 वल्चर्स यहाँ पे डेड पाई गई हैं तो इसके बारे में देखेंगे। इकोनॉमी में हम देखेंगे डीप ओशन मिशन के बारे में एंड जीएस 4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। ओके, तो देखो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ सफर्स सिवियर कोरल ब्लीचिंग। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? सबसे पहले तो ये देखो, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्या है? हमारे वर्ल्ड का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, और एक सेपरेट कंट्री भी है। तो ऑस्ट्रेलिया के इस साइड पे, ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे, आपको यहाँ पे ओशन साइड पे ये ग्रेट बैरियर रीफ मिलती है। जैसे माउंटेन रेंजेस होते हैं ना, वैसे ही कोरल रीफ की ये रेंजेस आप समझ सकते हो। इस तरह से कोरल रीफ की एक सीरीज है जिसको हम ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। ठीक है, कहाँ पे आती है ये? पैसिफिक ओशन में। ना देखो कोरल्स क्या होते हैं। कोरल्स एक तरह से आप ये समझ सकते हो, एक कोरल पॉलिप जो होता है ये लार्ज अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, अंडर वाटर। लार्ज अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स होते हैं ये। ठीक है, और ये कैसे बनते हैं? देखो लार्ज अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, और ये इस तरह के दिखते हैं। ठीक है, इस तरह से कलरफुल होते हैं और ये इस तरह से दिखते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब एक मान लो दो एक्टर्स हैं, तो एक एक्टर दूसरे को कुछ देगा, दूसरा एक्टर पहले को कुछ देगा, तो इस तरह से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इनके बीच में होती है। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक होती है कोरल पॉलिप्स के बीच में। ठीक है, कोरल पॉलिप्स जो यहाँ पे शील्ड बनाते हैं, जो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये किसका है? कैल्शियम के कंपोनेंट्स का है। तो यहाँ पे एक कोरल पॉलिप्स है, ठीक है, जो शील्ड बनाते हैं। और दूसरा एक्टर यहाँ पे होता है एल्गी, ठीक है, जिसका नाम होता है जूक्स एंथेले। ठीक है, जूक्स एंथेले इज द एल्गी हियर। ऑलराइट, तो ये थोड़ा सा एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक है। जूक्स एंथेले इज द एल्गी ईयर और कोरल पॉलिप्स यहाँ पे रहते हैं। इन दोनों के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। कैसे? यहाँ पे जो कोरल पॉलिप्स हैं वो शील्ड प्रोवाइड करते हैं एल्गी को, रहने के लिए शेल्टर वगैरह देते हैं। और एल्गी जो है वो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रोवाइड करता है इस कोरल पॉलिप को। तो आपस में इनकी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। ठीक है, यहाँ पे एक एक जो कोरल पॉलिप है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना ये कोरल पॉलिप्स के, ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। और ये इस तरह से डेवलप होते हैं, इस तरह से इनको कलर मिलता है बिकॉज ऑफ द एल्गी। ठीक है, तो अगर इसमें एल्गी रह रहा है तो एल्गी का जो भी कलर होगा वो इनको मिल जाता है। ओके, तो बहुत ही सुंदर से स्ट्रक्चर्स होते हैं ना। हो क्या रहा है कि इनकी ब्लीचिंग हो रही है। ये इस तरह से देखो, अभी किस तरह से दिख रहे हैं, और ये इनकी ब्लीचिंग होकर ये इस तरह से दिखते हैं, एकदम वाइट पड़ जाते हैं और इसके बाद धीरे धीरे डेड पड़ने लगते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स, ये डेड पड़ने लगते हैं कोरल ब्लीचिंग के कारण। ओके, अब देखो ये कोरल ब्लीचिंग होती क्या है और क्यों ग्रेट बैरियर रीफ पे इतनी कोरल ब्लीचिंग हो रही है, इसको देखेंगे। यूएन के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है ग्रेट बैरियर रीफ, और ये बात चल रही है
यूएन में भी ये डिस्कशन चल रहा है कि इस हेरिटेज स्टेटस की हम यहाँ पे जो स्टेटस है उसको डाउनग्रेड हमको करना चाहिए, मतलब कि इसको और ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो इन डेंजर कैटेगरी में इसको हमको रखना चाहिए। ओके, तो देखो हम इसकी बात करें उससे पहले समझते हैं कोरल ब्लीचिंग क्या है, ठीक है, फिर हम यहाँ पे वापस से आएंगे आर्टिकल के ऊपर। तो देखो तीन तरह के यहाँ पे कोरल्स के बारे में बताया हुआ है, कोरल रीफ के बारे में, एक ये है हेल्दी, ये है स्ट्रेस्ड और ये है पूरी तरह से ब्लीच्ड, ठीक है। तो देखो कोरल्स जो होते हैं किस तरह से होते हैं, ये हो गया कोरल हमारा, ठीक है, ये हो गया कोरल पॉलिप, ठीक है, जो आपका कार्बन का जो स्केलेटन है वो बना, उसके ऊपर ये देखो इस तरह से यहाँ पे एल्गी चिपके हुए रहते हैं इससे, ठीक है, जिसके कारण इनको कलर्स मिलते हैं और इसी से यहाँ पे इनको फूड मिलता है, जिसके कारण ये प्रॉपरली जी पाते हैं, ठीक है, अंडर वाटर। तो यहाँ पे ये एल्गी चिपके हुए होते हैं, देखो ये है, ये वाला जो है ना ये एकदम हेल्दी कोरल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कोरल और एल्गी जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है, दोनों एक दूसरे के ऊपर सर्वाइव करते हैं प्रॉपरली, यहाँ पे अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो देखो ये इस तरह से कलर मिलता है इसको एल्गी के कारण, कोरल को एल्गी के कारण यहाँ पे एक कलर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोरल जो है यहाँ पे इसको शील्ड देता है, एल्गी इसका फूड सप्लाई और कलर का सोर्स बनता है, ठीक है। अब क्या होता है जब स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस कैसे आता है, मान लो कि जो ओशन है वो बहुत वार्म होने लग गया, ओशन बहुत वार्म होने लग गया, या फिर इस तरह की यहाँ पे बहुत टर्बिडिटी आने लग गई ओशन में, बहुत ज्यादा पोल्यूशन होने लग गया। तो यहाँ पे इन सब चीजों के कारण क्या होता है, एल्गी प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाता, एल्गी प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाएगा, एल्गी प्रॉपरली फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, और अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो खुद कैसे जिएगा और कोरल को किस तरह से यहाँ पे फूड सप्लाई करेगा। तो जब इस तरह के कॉजेज आते हैं जैसे कि ओशन टेम्परेचर्स बढ़ जाए, पॉल्यूशन आ जाए, तो यहाँ पे एक स्ट्रेस पैदा हो जाता है एल्गी और कोरल के रिलेशनशिप में, ठीक है। और यहाँ पे एल्गी धीरे धीरे कोरल को छोड़कर जाने लगते हैं, ये उन जगहों पे जाने लगते हैं जहाँ पे जो एनवायरमेंट हो वो प्रॉपर हो, फेवरेबल हो इनके लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इतने वार्म और इतने पॉल्यूटेड एरिया में तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, तो जिएंगे कैसे, फूड नहीं बनाएंगे तो ये छोड़ के जाने लगते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये स्ट्रेस्ड रिलेशनशिप शुरू होती है। अब जब ये पूरे छोड़ के चले जाएंगे, एल्गी पूरे छोड़ के चले जाएंगे, तो एक तो इनका कलर चला गया, ठीक है, कलर चला गया क्योंकि एल्गी से ही कलर था, एल्गी चले गए तो कलर भी चला गया, पूरी व्हाइट कलर की हो गई है, ठीक है, व्हाइट कलर की हो गई, ब्लीचिंग हो गई इनकी। दूसरा, अब ये एल्गी तो चले गए, साथ में फूड सोर्स भी तो चला गया, तो फूड के बिना कोई जिंदा रह सकता है, नहीं रह सकता, डिसीजेस होने लग जाएंगे, और ये अल्टीमेटली जो कोरल है वो डाई करने लग जाएगा, मरने लग जाएगा, डेथ होने लग जाएगी इसकी, ठीक है। तो अब इसके कॉजेस क्या होते हैं, एक तो टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है, हमारे यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है काफी ज्यादा, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्लाइमेट चेंज वगैरह जैसी सिचुएशन है, और इसीलिए टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ये एक बड़ा कारण होता है। दूसरा, स्टॉर्म रन ऑफ एंड पॉल्यूशन, जब बहुत ज्यादा यहाँ पे आप पॉल्यूटेंट्स ऐड करते हो अपने यूजुअल लाइफ में, जैसे ह्यूमन इंड्यूस्ड हो गए, जैसे हर्बिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, सनस्क्रीन इंग्रेडिएंट्स हो गए, एसिडिफिकेशन हो रहा है बहुत ज्यादा, तो इन सब कारणों के साथ भी यहाँ पे कोरल ब्लीचिंग हो सकती है। और सोलर रेडियंस के बढ़ने के कारण, तो यहाँ पे सोलर रेडियंस जब बढ़ता है, सन एक्सपोजर बहुत जब बढ़ता है, तो इसके कारण भी यहाँ पे जो है कोरल ब्लीचिंग हो सकती है। तो ये कॉजेज आप याद रखना, और कोरल ब्लीचिंग होती क्या है ये थोड़ा सा आपको याद रखना है ना। देखो यहाँ पे आर्टिकल पे आते हैं, ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ हमने अभी देखा, मैप में भी दिखाया मैंने आपको, यहाँ पे ओशन टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पे कोरल रीफ जो है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोरल रीफ है ये, इसकी ब्लीचिंग स्टार्ट हो गई है। अभी देखो 2016 में, 17 में और 2020 में भी, जो 2020 में भी यहाँ पे मास लेवल पर कोरल ब्लीचिंग हो चुकी है, ठीक है। अभी देखो लगभग 2/3 जो है इस कोरल्स का, इस पूरे कोरल रेंज का जो ग्रेट बैरियर रीफ है, इसका लगभग 2/3 हिस्सा पूरा तरह से यहाँ पे ब्लीच हो चुका है, डैमेज हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और समझनी है आपको, कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो गया, कोल ऑयल गैस वगैरह जो हम बर्न कर रहे हैं, इसके कारण भी जो कोरल रीफ है, यहाँ पे क्या होता है, जब आप फॉसिल्स बर्न करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, आप कार्बन को रिलीज कर रहे हो, कार्बन रिलीज कर रहे हो, कार्बन रिलीज करने से कारण क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा, और इसी के कारण फिर कोरल ब्लीचिंग होती है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि इन डेंजर कैटेगरी में हमको इस कोरल रीफ को डाल देना चाहिए, ग्रेट बैरियर रीफ को डाल देना चाहिए, तभी हम इसका ज्यादा प्रोटेक्शन इंश्योर कर पाएंगे। ओके, समझ गए। अच्छा एक चीज और, कि आपके लिए एक क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे आप बताओ, एक कोरल ट्रायंगल ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, कोरल ट्रायंगल ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, कौन कौन सी कंट्रीज मिलकर कोरल ट्रायंगल बनाती हैं, ये आप मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन। ओके, आगे बात करते हैं। तो देखो नेक्स्ट हमारा इशू है, सस्पेक्टेड पॉइजनिंग किल्स 100 वल्चर्स। तो देखो 100 वल्चर्स की डेथ हो गई है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ सम सस्पेक्टेड पॉइजनिंग। तो देखो इस तरह की यहाँ पे ये वल्चर्स दिखते हैं, हिमालयन ग्रिफॉन नाम है इनका, ठीक है, हिमालयन ग्रिफॉन वल्चर्स हैं ये।
ओके, इस तरह से ये वल्चर्स दिखते हैं। और इनका ये पाया गया है कि आसाम के पास 100 वल्चर्स की यहाँ पे डेड बॉडीज मिली हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक पैडी फील्ड थी, उसके पास ही मिली है। तो अंदेशा ये लग रहा है कि यहाँ पे जिसके ऊपर एक गोट की बोन्स भी मिली हैं इसके आसपास, ठीक है, एक बकरी की बोन्स मिली हैं, तो ऐसा समझ में आ रहा है कि इस गोट के ऊपर इन सभी वल्चर्स ने फीड किया होगा और ये गोट आप खुद में ही पॉइजन थी। तो देखो, ऐसा ये पहला केस नहीं है, इसके पहले भी ऐसा हुआ है। 2020 में भी ऐसा सेम केस आया था जहां 10 वल्चर्स की डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। यहाँ पे पेस्टिसाइड्स के ऊपर फीड कर लिया था इन्होंने। 30 वल्चर्स, लगभग 15 दिन पहले 30 वल्चर्स की यहाँ पे डेथ हुई थी। कहाँ पे? डिब्रूगढ़, आसाम में ही। यहाँ पे क्या हुआ था, इन्होंने एक ऐसी काऊ के ऊपर फीड किया था जहाँ पे जिसको कि यहाँ के जो लोग हैं, लोकल्स हैं, उन्होंने यहाँ पे पॉइजनिंग की हुई थी। तो उन्होंने पॉइजनिंग इस तरह से की हुई थी कि ये काऊ पहले ही डेड हो चुकी थी, इसकी पॉइजनिंग कर दी थी, इसके जो डेड बॉडी थी उसकी पॉइजनिंग करके यहाँ पे इनको लगा कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो इसके ऊपर फीड करेंगे और वो यहाँ पे मर जाएंगे, तो स्ट्रे डॉग से छुटकारा मिलेगा। लेकिन इसके ऊपर फीड किसने कर लिया था? ये वल्चर्स ने, और ये वल्चर्स की डेथ हो गई थी। लगभग 30 वल्चर्स की डेथ हो चुकी थी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है, ठीक है, ये कहती है कि 1990 से लेकर अब तक लगभग 99% जो वल्चर्स हैं वो डिक्लाइन हो चुकी हैं। तो बहुत बड़े नंबर में वल्चर्स डिक्लाइन हो गई हैं। पहले इनकी तादाद बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, अब ये काफ़ी एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ चुकी हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो, इंडिया में कुल मिला के 9 स्पीशीज हैं वल्चर्स की, ठीक है। एक है ओरिएंटल वाइट बैक, ठीक है, फिर एक लॉन्ग बिल्ड है, स्लेंडर बिल्ड है, हिमालयन है, रेड हेडेड, इजिप्शियन, बियर्डेड, सिनेरियस एंड यूरेशियन ग्रिफॉन। इसमें हिमालयन ग्रिफॉन की अभी हम बात कर रहे थे जिनकी डेथ हुई है, ठीक है। तो ये 9 स्पीशीज हैं। ये 9 की 9 स्पीशीज में से सबसे ज्यादा जो मेजोरिटी ऑफ द स्पीशीज हैं वो एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ चुकी हैं, ठीक है। इसमें कुछ हैं जैसे बियर्डेड, लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड, ओरिएंटल वाइट बैक। ये 4 स्पीशीज को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में रखा गया है, बाकी सबको शेड्यूल 4 में रखा गया है। तो सबसे ज्यादा जो अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा जो एंडेंजर्ड है, सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन जिसको मिल रहा है वो है बियर्डेड, लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड और ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर। याद रखना है ना, शेड्यूल 1 में, और बाकी सब शेड्यूल 4 में आती हैं। ऑलराइट, अब इसके थ्रेट्स क्या हैं? देखो, एक तो हमने देखा पॉइजनिंग। अब पॉइजनिंग बहुत सारे तरीकों से हो रही है। एक तो कैरकेसिस को पॉइजनिंग हो रही है, दूसरा है डाइक्लोफिनेक। ये डाइक्लोफिनेक क्या है? देखो, लाइफ स्टॉक जो होते हैं, जैसे मान लो कैटल्स हो गई या जो भी हो गई, काऊ हो गई, बफेलो हो गई, इनको यहाँ पे एज ए मेडिसिन दिया जाता है ये केमिकल डाइक्लोफिनेक। यहाँ पे ये एक पेन रिलीवर का काम करता है, पेन रिलीवर का काम करता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे लाइफ स्टॉक को अगर कोई भी बीमारी है या फिर ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, ये डाइक्लोफिनेक उनको दिया जाता है, ठीक है। जब ये लाइफ स्टॉक की डेथ हो जाती है तो यहाँ पे इसके ऊपर फीड करती हैं ये वल्चर्स, ठीक है। ये वल्चर्स इसके ऊपर फीड करें, उसके बाद इनके अंदर भी जाएगा ये डाइक्लोफिनेक। ये डाइक्लोफिनेक जो है केमिकल जब वल्चर्स के अंदर जाता है तो ये इनकी किडनी फेलियर का कारण बन जाता है, किडनी फेलियर का, ठीक है। तो जब ये वल्चर्स इसको कंज्यूम करती हैं तो किडनी फेल होकर इनकी डेथ हो जाती है। ये डाइक्लोफिनेक कई सारी मेडिसिन में ह्यूमंस के लिए भी यूज होता है, जैसे जो मेनली आर्थराइटिस की जो होती हैं, जो घुटने के दर्द वगैरह की जो मेडिसिन होती हैं उन सब में भी ये डाइक्लोफिनेक यूज होता है, ओके, पेन रिलीवर के तौर पे। दूसरी चीज, यहाँ पे नेचुरल हैबिटेट्स का लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। उसके अलावा फूड की कमी है, कंटैमिनेटेड हो रहा है फूड, जैसे कि अभी हमने देखा जिसके ऊपर ये फीड कर रहे हैं वो ऑलरेडी पॉइजनड है, तो कंटैमिनेटेड है फूड। उसके अलावा इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाता है बिकॉज ऑफ द पावर लाइंस, ओके, पावर लाइन से टकरा के करंट वगैरह लग के भी इनकी डेथ हो जाती है। कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात करें तो इंडिया के लेवल पे 2-3 एफर्ट्स हैं, जैसे वल्चर एक्शन प्लान लेकर आई है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट। ये जो वल्चर एक्शन प्लान है 2020 से 25 तक का, इसमें वल्चर्स के कंजर्वेशन के लिए काम किया जाएगा। दूसरा है वल्चर केयर सेंटर। वल्चर केयर सेंटर कहाँ पे है? पिंजौर में, हरियाणा में। ये 2001 में बनाया था कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। बाद में वल्चर केयर सेंटर को यहाँ पे फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर के फॉर्म में डेवलप कर लिया गया। आज की डेट में कई सारे वल्चर कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर्स हमारे देश में हैं। इंटरनेशनल लेवल पे देखोगे तो एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था, सेव। इसका फुल फॉर्म है सेविंग एशियाज वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन। तो ये सेव का भी इंडिया पार्ट है, ओके। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी वल्चर्स की हम बात कर रहे हैं। ओरिएंटल वाइट बैक्ड वल्चर की हमने बात करी, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। फिर स्लेंडर बिल्ड भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, लॉन्ग बिल्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, रेड हेडेड भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। उसके अलावा इजिप्शियन वल्चर एंडेंजर्ड है,
इसके साथ इंडियन ग्रिफॉन, हिमालयन ग्रिफॉन, सिनेरियस वल्चर और बियर्डेड वल्चर, ये सब कम कम है, ठीक है। जैसे ये देखो जो हिमालयन ग्रिफॉन जिनकी हम अभी बात कर रहे थे, नियर थ्रेटन्ड है, ठीक है। लीस्ट कंसर्न है इंडियन ग्रिफॉन। तो थोड़ा सा याद रखना, कैसे याद रखोगे कि यहाँ पे जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है इनके नाम तो आपको याद रखनी है, ओरिएंटल, स्लेंडर बिल्ड, लॉन्ग बिल्ड और रेड हेडेड। ये चार हैं जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में भी आती है और क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी है। इसके साथ साथ इजिप्शियन वल्चर जो है ये एंडेंजर्ड है, और एक हिमालयन ग्रिफॉन के बारे में याद रखना, ये नियर थ्रेटेंड है, ठीक है। बाकी सब चल जाएगा। ओके, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेशली आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आज का आर्टिकल है, प्लेन विथ 132 ऑन बोर्ड क्रैशेज इन चाइना। तो चाइना का एक बहुत बड़ा प्लेन क्रैश एक्सीडेंट हो गया है, विच वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। 132 लोगों की इसमें जान चली गई है, ठीक है। तो यहाँ पे 132 लोग ऑन बोर्ड थे, अब जान कितनों की गई है वो देखना पड़ेगा, लेकिन अभी ये पता चल रहा है कि 132 पीपल वर ऑन बोर्ड ऑफ दिस प्लेन। तो बोइंग 737 ये प्लेन है। ओके, चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का ये प्लेन था, बोइंग 737। बोइंग कहाँ की कंपनी है? यूएस की कंपनी है, ठीक है। और ये जो पूरा एक्सीडेंट हुआ है ये कहाँ पे हुआ है? ये देखो यहाँ पे गुआंगजाऊ, गुआंगजाऊ की तरफ ये जर्नी थी, तो यहाँ पे इसके ही रास्ते में ये हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ एक अपडेट जो मुझे आपको देनी थी। इसी के कारण अभी क्या हुआ है, बोइंग 737 की जो फ्लीट थी, जो बोइंग 737 यहाँ पे एयरप्लेन यूज हो रहे थे इंडिया में भी, उनके ऊपर भी यहाँ पे सर्विलेंस बिठा दी गई है। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे यूज हो रहे थे? 3 एयरलाइन अभी इसको यूज कर रही थी, विस्तारा, स्पाइस जेट और एयर इंडिया एक्सप्रेस। तो इसके ऊपर अब यहाँ पे थोड़ा सर्विलेंस बिठाया गया है कि क्या ये सेफ है या नहीं है, ठीक है। तो इसके थोड़ा सा लोकेशन हम देख लेते हैं, चाइना का एक मैप देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे चाइना ये रहा, ठीक है। इंडिया का बिल्कुल नेबर है, इमीडिएट नेबर है, ठीक है। यहाँ पे ये चाइना है, इसके पास पास में कौन कौन से वाटर बॉडीज हैं? तो देखो यहाँ पे तो इंडिया के नीचे आता है इंडियन ओशन, ठीक है। यहाँ पे इस साइड पे आएगा पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन में भी यहाँ पे आएगी येलो सी, ठीक है। फिर यहाँ पे है ये साउथ चाइना सी, इधर ऊपर आती है ईस्ट चाइना सी, ठीक है, ईस्ट चाइना सी, ओके। ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि ये क्या है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर चाइना से गुजर रही है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे देखो मेजर मेजर कौन कौन से फिजिकल लोकेशन है, जैसे देखो ये है टकला मकान डेजर्ट, ये याद रखना है ना, टकला मकान डेजर्ट है। उसके अलावा तेन शान माउंटेन्स है उसके ऊपर। यहाँ पे ये देखो ये गोबी डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट मंगोलिया में भी पड़ता है, चाइना में भी, तो इस तरह से थोड़ा बड़ा है गोबी डेजर्ट। उसके अलावा यहाँ पे देखो ये कुनलुन शान माउंटेन है, कुनलुन शान माउंटेन्स, उसके जस्ट नीचे इंडस रिवर का सोर्स निकलता है प्लेटी ऑफ तिब्बत से, ठीक है। यहाँ पे हिमालयाज है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये केटू पर्वत आती है, केटू पर्वत श्रृंखला आती है, पूरी केटू माउंटेन सीरीज आती है। उसके साथ साथ में ये ब्रह्मपुत्रा रिवर भी निकलती है यहीं से, ठीक है। तिब्बत से ही ब्रह्मपुत्रा भी निकलती है और यहाँ से इंडस रिवर भी निकलती है। यहाँ मेकोंग रिवर है ऊपर, मेकोंग रिवर बहुत सारी कंट्रीज में फ्लो करती है, देख रहे हो ये चाइना से निकल के फिर लाओस में, थाईलैंड में, वियतनाम में, यहाँ सब जगह पे फ्लो कर रही है, ओके। इसके साथ में देखो यहाँ पे ऊपर ये अमुर रिवर है एक यहाँ पे, ठीक है। यहाँ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, यहाँ पे अल्तुन शान माउंटेन है। साथ में यहाँ पे देखो ये यांगजी रिवर है, यांगजी रिवर। उसके अलावा ये येलो रिवर है। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर हैं जैसे अमुर रिवर, यांगजी रिवर, येलो रिवर, मेकोंग रिवर, ये सब इसकी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, ओके। तो यहाँ पे कुनलुन शान याद रखना, टकला मकान, गोबी डेजर्ट, उल्तुन शान, मेकोंग रिवर, तेन शान। उसके अलावा देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस देखें हम, तो यहाँ पे देखो ये है बीजिंग इसका कैपिटल, ठीक है। बीजिंग के बाद यहाँ नीचे आता है शंघाई, शंघाई की यहाँ साइड में अंदर आता है वुहान, जहाँ से कोविड का केसेस शुरू हुए थे निकलना, ओके। और यहाँ पे है ग्वांगजाऊ, जहाँ पे ये प्लेन का एक्सीडेंट हुआ है ना, जहाँ प्लेन जा रहा था, वो है ग्वांगजाऊ। उसके अलावा यहाँ पे देखो ये हांगकांग है और नीचे है मकाऊ, ठीक है। यहाँ पे एक पर्ल रिवर भी पड़ती है, ऑलराइट। तो ये थोड़ा याद रखना, हैनान आइलैंड भी है, हैनान आइलैंड इसका नहीं चाइना का, थोड़ा सा ऐसा याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये है और ये है ताइवान, ओके। तो थोड़ी सी इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है, कैसे? ऊपर सबसे ऊपर आता है बीजिंग, उसके बाद आएगा शंघाई, फिर आएगा वुहान, फिर आएगा ये गुआंगजाऊ, हांगकांग, मकाऊ, ये सब यहाँ पे नीचे आते हैं, ऑलराइट। तो थोड़ा सा इसकी लोकेशन आपको देख के चलना है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा आज का आर्टिकल है, श्रीलंका एग्रीवेटिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। तो श्रीलंका में इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया है कि यहाँ पे एक तो लोगों के पास खाने को नहीं है, लोग ऐसी सिचुएशन में आ गए कि उनको एक एक मील कम से कम स्किप करनी पड़ रही है, अपने बच्चों को मिल्क देने से उनको चूकना पड़ रहा है। कई सारे लोग यहाँ पे फ्यूल के लिए, पेट्रोल के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। 2 सीनियर सिटीजन जो लाइन में लगे थे पेट्रोल के लिए, उनकी डेथ हो गई पेट्रोल की लाइन में लगे लगे ही, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा, और श्रीलंकन रुपी जो है बहुत ज्यादा डाउनग्रेड कर रहा है, बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट कर रहा है, ओके। तो ये सारे इश्यूज है।
इनफैक्ट यहाँ पे एग्जाम्स भी नहीं हो पा रही स्कूल में, क्योंकि लोग जो है यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो पेपर खरीदना भी अफोर्ड नहीं कर पा रही, तो उनके पास पेपर भी नहीं, शॉर्टेज है पेपर की भी, ठीक है। तो इतनी बुरी सिचुएशन हो गई है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुका है श्रीलंका में। नाउ ये प्राइजेस क्यों इतने बढ़ रहे हैं, क्यों इतनी शॉर्टेज है? तो देखो अभी इकोनॉमिक मेल्टडाउन चल रहा है श्रीलंका में, और यहाँ पे ये शुरुआत हुई थी इसकी पेंडेमिक से। कोविड आया 2022 में, सॉरी 2020 में, यहाँ पे इसकी शुरुआत हुई। देखो श्रीलंका जो है टूरिज्म पे काफी डिपेंड करता है, ठीक है, और टूरिज्म बिल्कुल बंद हो गया था बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक। दूसरी चीज ये कि जो श्रीलंकन लेबरर्स हैं दूसरे दूसरे देशों में ये काम करते हैं, रेमिटेंस भेजते हैं, लेकिन ये लेबरर्स भी कहीं के नहीं रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो पैंडेमिक आया सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, तो ये स्ट्रैंडेड हो गए थे, मतलब फंस गए थे, जॉबलेस हो गए थे, ठीक है। मेनली गारमेंट फैक्ट्रीज टी स्टेट्स में काम करते थे, इनका पास अब कोई काम नहीं बचा था। इन्फेक्शंस बढ़ते जा रहे थे, तो इन्फेक्शंस का भी खर्चा था, हेल्थ का भी खर्चा था, ठीक है। जॉब्स जो थी खत्म होती जा रही थी सिटीज में भी, देश के अंदर भी, श्रीलंका के अंदर भी यहाँ पे जॉब्स खत्म होती जा रही थी। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग सेक्टर्स जो थे, जैसे कि एक्सपोर्ट्स थे, रेमिटेंसेस, टूरिज्म, ये सब भी ब्रूटली हिट हो रहे थे। तो इन सभी के कारण ये पूरा शॉर्टेज जो थी शुरू हुई। ओके, इसके अलावा इनके पास कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजी भी नहीं थी, कुछ यहाँ पे डिसीजंस भी गलत लिए गए। जैसे कि जब ये सारे इश्यूज चल ही रहे थे, इतनी ज्यादा इकोनॉमी क्रिपल कर ही रही थी, उतने में गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि हम पूरी तरह से यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग बेस्ड कंट्री बनेंगे। पूरी तरह से इन्होंने पेस्टिसाइड्स वगैरह को बैन कर दिया। अब ये सब चल ही रहा था, इसके साथ साथ फूड सिक्योरिटी का भी इशू आ गया, ठीक है, क्योंकि लोग एकदम से थोड़ी ना यहाँ पे पूरी तरह से ऑर्गेनिक हो पाएंगे, तो यहाँ पे फूड कम प्रोडक्शन होने लगा फूड का, तो फूड सिक्योरिटी का इशू आ गया, ठीक है। साथ में इमरजेंसी रेगुलेशंस भी लाए गए थे यहाँ पे इसेंशियल फूड आइटम्स के लिए। ओके, तो ये सब चीजें हो रही थी। यहाँ पे सॉवरेन डिफॉल्ट भी स्टार्ट हो गया, ठीक है। सॉवरेन डिफॉल्ट यानी कि इनके पास जो फॉरेन एक्सचेंज था वो भी खत्म होने लग गया, क्योंकि इनको हर चीज अब इम्पोर्ट करनी पड़ रही थी। फूड सिक्योरिटी यहाँ पे थ्रेटन हो गई, तो फूड इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। पैसा है नहीं हेल्थ के लिए, यहाँ पे इंश्योर करने के लिए वैक्सीन वगैरह इम्पोर्ट करनी पड़ रही है। टूरिज्म जिससे सारा इकोनॉमी चलती थी, सब खत्म हो गया है। तो लगभग लगभग 1.6 बिलियन डॉलर्स का अभी इनके पास बचा था। फियर्स ऑफ सॉवरेन डिफॉल्ट रोज बाय द एंड ऑफ 2021 विद कंट्रीज फॉरेन रिजर्व प्लुमेटिंग टू 1.6 बिलियन डॉलर्स। तो यहाँ पे सिर्फ इतना इनके पास फॉरेन रिजर्व बचा था। ओके, इसके अलावा इनको हर चीज के लिए इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा था, फूड, फ्यूल, मेडिसिन, सभी के लिए ये इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट हो गए थे। ओके, अब ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है? ऑन ग्राउंड ये सिचुएशन है कि मैक्रो इकोनॉमिक लेवल काफी ज्यादा दिक्कत में है, यहाँ पे परेशानी में है। श्रीलंकन रुपी इतना ज्यादा नीचे गिर गया है, $1 के बदले यहाँ पे 265 श्रीलंकन रुपीज का दाम चल रहा है अभी, ठीक है। प्राइस इन्फ्लेशन अभी 16.8% तक पहुंच गया है, ठीक है। श्रीलंका को अभी $7 बिलियन का डेट चुकाना है, जिसके ऊपर और डेट लेती जा रही है इसकी यहाँ की गवर्नमेंट, ठीक है। श्रीलंका का जो इम्पोर्ट बिल है हो सकता है $22 बिलियन तक का हो जाए, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे $10 बिलियन का यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट भी चल रहा है, ठीक है। इसके साथ सिटीजन जो हैं उनको कुकिंग गैस नहीं मिल पा रही, पावर कट्स हो रहे हैं, मेडिसिन नहीं मिल पा रही पेशेंट्स को, बच्चों को यहाँ पे खाली पेट सोना पड़ रहा है, हंगरी सोना पड़ रहा है, तो फूड स्टार्वेशन जैसी प्रॉब्लम्स भी आ चुकी हैं यहाँ पे। तो क्या यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है? हाँ, यहाँ पे जो सिटीजन हैं और अपोजिशन पार्टीज हैं वो बहुत ज्यादा रेजिस्ट कर रही है गवर्नमेंट को। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनको कह रही है यू गो बैक होम। ओके, तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स यहाँ पे ये है कि ये क्राइसिस हमने नहीं क्रिएट किया है, ये पेंडेमिक के चलते क्रिएट हुआ है, हमारी जगह कोई और गवर्नमेंट भी होती तो ये ऐसा ही होता। नाउ इनको सजेशन ये मिल रहे हैं कि आप आईएमएफ के पास जाइए और आईएमएफ से आप थोड़ा लोन मांगिए। अब आपके पास इकलौता ऑप्शन जो है वो आईएमएफ ही बचा है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वही बचा है, वही आपको इन सब चीजों से बचा सकता है। दूसरी चीज, इंडिया के साथ और दूसरे बायलैटरल कंट्रीज के साथ जो बायलैटरल रिलेशन जिनके साथ इनके अच्छे हैं, उनके साथ भी ये यहाँ पे कुछ कुछ ट्रीटीज कर रहे हैं। जैसे बायलैटरल पार्टनर्स हैं, इंडिया है, चाइना है, इनके साथ लोन्स लिए जा रहे हैं, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, ये सब चीजें हो रही है। इंडिया किस तरह से हेल्प कर रहा है? तो देखो 2022 की शुरुआत में ही इंडिया ने लगभग $2.4 बिलियन का यहाँ पे असिस्टेंस दिया है इनको, ठीक है। अलग अलग फॉर्म्स में, क्रेडिट लाइन के फॉर्म में, मेडिसिन के फॉर्म में, ठीक है। नेबरिंग फर्स्ट, नेबरहुड फर्स्ट हमारी पॉलिसी है, और इसीलिए इंडिया श्रीलंका के साथ आज भी खड़ा है, ठीक है। अब वहाँ के लोगों को ऑल्दो इंडिया के ऊपर काफी सस्पिशन होता है, वहाँ के लोगों का वहाँ पे ऐसा परसेप्शन बन चुका है बिकॉज ऑफ चाइना, बिकॉज ऑफ द अपोजिशन पार्टीज, कि यहाँ पे इंडिया को काफी सस्पेक्शन के साथ ये देखते हैं, सस्पिशन के साथ देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा चाइना भी इनकी मदद कर रहा है, $2.5 बिलियन का असिस्टेंस लेना चाह रहा है श्रीलंका चाइना से भी।
ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हो रहा है, इसके पीछे यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है इंडिया इसके पीछे हमको डिप्लोमेटिकली ब्लैकमेल करे, या फिर यहाँ पे बैकडोर एंट्री लेना चाह रहा है अडानी ग्रुप यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें कही जा रही है। तो यहाँ पे इंडिया का जो रेपुटेशन है श्रीलंका में, हमेशा से एक वॉर हुई थी यहाँ पे, तब से ऐसा ही चल रहा है। इंडिया ने काफ़ी कोशिश करी, यहाँ पे एफर्ट्स किए, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लेके आए, हमने यहाँ पे कोविड के टाइम पे इनकी मदद करी, लेकिन यहाँ पे ये सब जो है ये एक सिर्फ थैंकलेस वेंचर बन के बना हुआ है। ठीक है, थैंकलेस वेंचर सिर्फ बन चुका है ये, इंडिया की जितनी भी हेल्प है। तो देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। अभी तो सिचुएशन ये चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट इशू है हमारा रीस्टार्ट मॉनिटरिंग रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। तो हमने कुछ दिन पहले देखा था कि साउथ कोरिया में लगभग 6 लाख केसेस आ रहे हैं पर डे, वियतनाम में लगभग 2.5 लाख केसेस आ रहे हैं पर डे। ठीक है, इसी तरह से साउथ एशिया जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ पे एक एडवाइजरी जारी करी है सभी स्टेट्स को कि आप यहाँ पे किसी भी तरह का रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को निग्लेक्ट ना करें, चाहे फिर वो इन्फ्लुएंजा वाली बीमारी हो, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हो, या फिर सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, सार्स, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, इन सभी को हमको यहाँ पे ध्यान में रखना है। कोई अर्ली वार्निंग सिग्नल हमको यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये दोनों के ऊपर यहाँ पे फोकस करना है, तभी हम कोविड मैनेजमेंट प्रॉपरली कर पाएंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे देश में फोर्थ वेव आए, इसीलिए हमको थोड़ा सा अभी से सावधान हो जाना चाहिए। यहाँ पे 5 फोल्ड स्ट्रैटेजी की बात की गई है, जैसे पहला टेस्ट करो, उसके अलावा यहाँ पे ट्रैक करो, फिर ट्रीट करो, ट्रीट करने के बाद वैक्सीनेशन दो, और वैक्सीनेशन के बाद कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यहाँ पे आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें बात की गई है, और सेंटर ने ये एडवाइजरी दी है स्टेट्स को कि आप अग्रेसिव तरीके से जीनोम सीक्वेंसिंग में लग जाइए, फोकस कर लीजिए, इंटेंसिफाइड सर्विलेंस कीजिए, क्योंकि अभी ऐसे चांसेस चल रहे हैं कि क्योंकि आसपास के देशों में कोविड फिर से आ रहा है, हमको ये नहीं चाहिए, इसीलिए हम अभी से अवेयरनेस वगैरह क्रिएट कर रहे हैं। ओके, आगे बात करते हैं। फिनलैंड रैंक्ड हैप्पीएस्ट कंट्री फॉर द 5th ईयर। तो यहाँ पे एक इंडेक्स आया है, एक हैप्पीनेस इंडेक्स, जिसका नाम है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये यूएन की रिपोर्ट है। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट नाम है इसका, ये यूएन की रिपोर्ट है। 2022 की नई रिपोर्ट आई है, 10th रिपोर्ट है ये। ठीक है, ये किसने पब्लिश करी है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क्स ने इसको पब्लिश किया है। ओके, अब ये क्या है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है क्या? 2012 से पब्लिश हो रही है और दो आइडियाज पे बेस्ड है, हैप्पीनेस और लाइफ इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे ओपिनियन सर्विस के बेसिस पे हैप्पीनेस पता की जाती है, और दूसरा वेलबींग कितनी है अक्रॉस द कंट्रीज, ये कुछ की एलिमेंट्स के थ्रू पता किया जाता है। कुल मिला के 150 के आसपास कंट्रीज हैं जिनका यहाँ पे रैंकिंग होती है, और इसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? एक तो रियल जीडीपी पर कैपिटा यहाँ पे लिया जाता है, सोशल सपोर्ट कितना है सिटीजन के लिए, हेल्दी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी कितनी है, फ्रीडम कितनी है लोगों के पास चॉइसेस की, जेनरोसिटी कितनी है, करप्शन कितना है, ये सब फैक्टर्स के बेसिस पे यहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला जाता है। इंडिया इंडिया की रैंक इस बार कितनी हुई है? 136 रैंक है इंडिया की। हालांकि ये कोई बहुत अच्छी रैंक नहीं है, लगभग 150 कंट्रीज की तो रैंकिंग हो रही है, उसमें इंडिया की रैंक 136 है, पिछले साल 139 थी। हालांकि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, लेकिन दिस इज नॉट अ वेरी गुड रैंक। ओके, अब देखो कौन कौन सी कंट्रीज ने क्या किया है, टॉप किया है, क्या किया है। तो फिनलैंड सबसे यहाँ पे टॉप पे है। जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं आप देखोगे, उनमें उनका यहाँ पे यूजुअली जो रैंकिंग है काफ़ी अच्छी रहती है। ठीक है, फिनलैंड हो गया, नॉर्वे, स्वीडन, ये सब। तो फिनलैंड वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री बनी है। इसके अलावा अफगानिस्तान अनहैप्पीएस्ट कंट्री बनी है। ओके, कुछ कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस हैं। अच्छा, अभी रशिया यूक्रेन वॉर के पहले का ये सर्वे है, इसलिए रशिया यूक्रेन का कोई ज़्यादा मेंशन है नहीं यहाँ पे। ओके, लेबनान, वेनेजुएला और अफगानिस्तान, यहाँ पे ये लीस्ट 3 कंट्रीज हैं। लेबनान में इकोनॉमिक मेल्टडाउन चल रहा है, वेनेजुएला में भी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, अफगानिस्तान में आपको पता है तालिबान आ चुका है, तो यहाँ पे भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है, इसीलिए ये 3 कंट्री सबसे नीचे हैं। ठीक है, इसके अलावा यूएस जो है वो 16th प्लेस पे है, फ्रांस 20th प्लेस पे है। ओके, और यहाँ पे कोविड के कारण भी आप बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हुई हैं कंट्रीज यहाँ पे। तो थोड़ा सा इंडिया की रैंकिंग आपको ध्यान रखनी है, और ये याद रखना है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन निकालता है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क निकालता है। ओके, ऑलराइट। अच्छा, नेक्स्ट हमारा इशू है इंश्योर चाइल्ड विक्टिम्स प्राइवेसी। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये कहा है कि चाइल्ड विक्टिम जो भी होते हैं, सेक्सुअल ऑफेंस जिनके भी अगेंस्ट हुआ है, ऐसे चाइल्ड विक्टिम्स की जो आइडेंटिटी है उनको मीडिया में डिस्क्लोज रखना चाहिए, मीडिया में डिस्क्लोज नहीं होने देना चाहिए। ठीक है, मतलब मीडिया को इनकी आइडेंटिटी ना पता लगे, ये चीज़। और अगर मीडिया में ये आइडेंटिटीज इनकी डिस्क्लोज
हो चुकी है, तो यहाँ पे मीडिया को ये ध्यान रखना चाहिए, मीडिया को रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए और मीडिया को ध्यान रखना चाहिए कि इन बच्चों की आइडेंटिटी यहाँ पे रिवील ना हो, इनका प्रोटेक्शन इंश्योर हो पाए, इनकी केयर इंश्योर हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड इन मीडिया मे ऑल्सो एक्सपोज द चाइल्ड विक्टिम टू विंडिकेटिव रिटेलिएशन बाय द परपेट्रेटर्स ऑफ द क्राइम। तो यहाँ पे हो सकता है कि उसको और ज्यादा प्रॉब्लम हो, जो चाइल्ड विक्टिम है उसको और ज्यादा प्रॉब्लम हो आफ्टर द डिस्क्लोजमेंट ऑफ हिज आइडेंटिटी। ओके, तो ये चाइल्ड का भी इनएलिनेबल ह्यूमन राइट है, उसका लाइफ है, लाइफ टू लिव, लाइफ विथ डिग्निटी, आर्टिकल 21 उसका भी राइट है। ठीक है, तो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी ये उसका भी राइट है, तो यहाँ पे उसको भी यहाँ पे राइट टू लाइफ विद डिग्निटी मिलना चाहिए, उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन हर बच्चे को ये राइट टू लाइफ विद डिग्निटी देता है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी देता है, राइट टू प्राइवेसी देता है, राइट टू इक्वालिटी देता है, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट राइट है, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट राइट, ये सब राइट जो है ये बच्चों के लिए भी है। डीपीएसपी में भी यहाँ पे बात की गई है आर्टिकल 39F में कि यहाँ पे बच्चों के लिए एक्स्ट्रा जो स्टेट है एक्स्ट्रा कुछ फैसिलिटीज लेकर आएगा, इनको डेवलप करेगा हेल्दी मैनर में, इनकी फ्रीडम और डिग्निटी का ध्यान रखेगा। और ये सब जो बात चल रही है ये पॉक्सो एक्ट को ध्यान में रखते हुए चल रही है। तो पॉक्सो क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है ये। ओके, तो देखो पॉक्सो के बारे में थोड़ी सी चीजें हम जान लेते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 का एक्ट है ये। ठीक है, इसमें चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम द सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, पोर्नोग्राफी, इन सबसे चीज जो बच्चे हैं उनको बचाने का काम किया जाता है। इसमें बच्चों को डिफाइन किया हुआ है एज चिल्ड्रन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। तो 18 ईयर्स तक का जो भी पर्सन है इंडिया में उसको बच्चों की कैटेगरी में रखा जाता है। ओके, इनको सेक्सुअल ऑफेंस से, सेक्सुअल अब्यूज से बचाने के लिए सेक्सुअल अब्यूज को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, जैसे पेनिट्रेटिव और नॉन पेनिट्रेटिव असॉल्ट दोनों को ही यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट माना जाएगा। पोर्नोग्राफी को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ओके, यहाँ पे पुलिस के ऊपर ये रोल है कि ये चाइल्ड प्रोटेक्टर की तरह काम करें इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी। ओके, इसके साथ साथ जो भी केस है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज से रिलेटेड, इसको 1 साल में पूरा खत्म करना है, डिस्पोज ऑफ करना है। यहाँ पर 2019 में कुछ अमेंडमेंट हुआ था जिसमें और ज्यादा स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट की बात की गई थी अगेंस्ट द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन। ओके, तो आगे बात करते हैं। इंडिया प्लान्स टू इंट्रोड्यूस 8 डीप ओशन ग्लाइडर्स। तो यहाँ पे इंडिया का एक मिशन चलने वाला है जिसका नाम है डीप ओशन मिशन। ठीक है, डीप ओशन मिशन के अंतर्गत यहाँ पे कुछ ग्लाइडर्स इंडिया खरीदने वाला है। ठीक है, जो 3000 से 4500 तक किलोमीटर तक चल सके। ठीक है, 6000 किलोमीटर की डेप्थ पे जा सके। यहाँ पे जो लोग हैं, रिसर्चर्स हैं, उनको भी ले जा सके डेप्थ पे। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे मैंड सबमर्सिबल व्हीकल्स की भी बात की गई है, 6000 डेप्थ तक, 6000 मीटर्स की डेप्थ तक ही जा सकें साइंटिफिक रिसर्चेस वगैरह करने के लिए। ओशन सेट 3 भी है जिसको हम यहाँ पे अगले साल लॉन्च करने वाले हैं। ये एक सैटेलाइट है, इसको लॉन्च करेंगे। तो यहाँ पे सैटेलाइट डाटा वगैरह के सबके थ्रू यहाँ पे टेम्परेचर, करंट्स, सैलिनिटी वगैरह के ऊपर हम यहाँ पे ध्यान रख पाएंगे। तो यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि ओशंस के थ्रू हम यहाँ पे क्लाइमेट को समझ पाएं, क्लाइमेट के ऊपर कंट्रोल कर पाएं, सो दैट हम क्लाइमेट चेंज से बच सकें। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटर जो है ब्लू इकोनॉमी के ऊपर भी एक पॉलिसी बनाने जा रही है जिसमें कि डीप ओशन मिशन का भी यहाँ पे मेंशन है। ये डीप ओशन मिशन क्या है? ये लगभग 4000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। ओके, और ये 5 साल के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया है। यहाँ पे जो पूरी पॉलिसी बनाने वाले हैं ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी, इसमें हम ध्यान ये देंगे कि जो ओशन डेवलपमेंट है, डीप सी ओशन है, कोस्टल रिसोर्सेज है, इन सभी का हम माइनिंग प्रॉपरली करें, सस्टेनेबल वे में करें। और हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि डीप ओशन ऑब्जर्वेशन हम कर सकें, मॉडल्स बना सकें फ्यूचर सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, साइक्लोन वगैरह जो स्टॉर्म सर्जेस आते हैं इनको हम रोक सकें या फिर प्रिवेंट कर सकें, या अगर प्रिवेंट नहीं कर सकते तो अर्ली वार्निंग तो दे ही दें। ठीक है, उसके अलावा और भी कई सारे इश्यूज चल रहे हैं ओशंस में, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एल्गल ब्लूम हो रहा है, कोस्टल मॉर्फोलॉजी हो रही है, इरोजन हो रहा है, यहाँ पे कोरल ब्लीचिंग हमने देखा। इन सबको हमको यहाँ पे एड्रेस करने के लिए ये सारी हम ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पे डीप ओशन मिशन की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये डीप ओशन मिशन का फोकस ये रहेगा कि डीप सी माइनिंग कैसे करनी है, ओशन क्लाइमेट चेंज के लिए एडवाइजरी जारी करना, अंडर वाटर व्हीकल्स, रोबोटिक्स, इन सबसे रिलेटेड बातचीत यहाँ पे होगी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। कंपोनेंट्स ये हैं कि पहला तो इसमें एक मैंड सबमर्सिबल एक टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी जिसमें 3 लोग, 3 पीपल विल बी सेंट अराउंड 6000 मीटर्स डीप इनटू द ओशन, सो दैट वो साइंटिफिक सेंसर्स वगैरह के थ्रू यहाँ पे रिसर्च कर सके। इंटीग्रेटेड माइनिंग सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा, यहाँ पे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स को कलेक्ट करने के लिए। ना व्हाट इज दिस पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स? तो हमारे इंडियन ओशन में कई सारी पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं। ये क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं, काइंड ऑफ मिनरल्स होते हैं, मैग्नीज वगैरह इसमें रहता है।
ठीक है। इसके अलावा ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज इसके थ्रू मिलेंगी। डीप सी फ्लोरा एंड फोना के लिए हमको यहाँ पे रिसर्च हम कर पाएंगे। साथ में यहाँ पे हाइड्रोथर्मल मिनरल्स के ऊपर भी हम रिसर्च कर पाएंगे। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन के लिए यहाँ पे हमने डिसैलिनेशन प्लांट्स वगैरह हम बना पाएंगे, ठीक है। तो डीप ओशन मिशन इसके अंतर्गत आता है और इसके अंतर्गत ये सारे फंक्शंस होंगे। ओके, अब एक लास्ट आर्टिकल है हमारा आज का एडिटोरियल, रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ मैत्री एंड मेटशिप। तो देखो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के रिलेशनशिप्स की यहाँ पे बात की हुई है। सबसे पहले यहाँ पे बताया हुआ है कि देखो यहाँ पे एक वर्चुअल समिट हुई थी रिसेंटली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसमें कि रिसेंटली क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया से कुछ एंटिक्विटीज थी, हमारे यहाँ पे कुछ एंटीक्स थे जो हमारे इंडिया से चुराकर लोग स्मगल कर कर ऑस्ट्रेलिया ले गए थे। तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इंडिया को ये सारे एंटीक्स वापस लौटाने का निर्णय लिया है। तो बहुत सारे लगभग 29 आर्टिफैक्ट्स हैं जो यहाँ लौटाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये पूरा आर्टिकल है। तो देखो ये बताया गया कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया नेचुरल पार्टनर्स रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम दोनों की ही बहुत पुरानी हिस्ट्री, बहुत पुराना कल्चर रहा है, ठीक है। और हिस्ट्री की कीमत हम समझते हैं, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ये कहता है कि हमने इसीलिए 29 आर्टिफैक्ट्स जो आपके थे वो हमने वापस लौटा दिए हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारी सिविलाइजेशन जो है ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से है दोनों की ही, ठीक है। उसके अलावा देखो इंडिया में फ्रेंडशिप को मैत्री कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में फ्रेंडशिप को मेटशिप कहते हैं। ये दोनों ही जो मैत्री और मेटशिप है ये हम दोनों की ही रिस्पेक्ट और इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे कही गई है। यहाँ पे बताया गया कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी शुरू हुई है, ठीक है, जहाँ पे हम एनुअल समिट मैकेनिज्म भी स्टार्ट किया है, जिसमें हम एनुअली इन पॉलिसीज को रिव्यू करेंगे। 2020 से हमने यहाँ पे कुछ चीजें भी स्टार्ट की, जैसे साइबर के ऊपर, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के ऊपर, मैरीटाइम अफेयर्स, क्वाड ऑपरेशन, जो क्वाड समिट बनाई है ना, क्वाड किसकी, चार लोग हैं इसमें, चार देश हैं, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और यूएस है। ये सभी के ऊपर भी काम शुरू हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखो टेक्नोलॉजी को हार्नेस करने के लिए, टैलेंट को हार्नेस करने के लिए भी यहाँ पे काम चल रहा है। जैसे अगर बात करें टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पे एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की पार्टनरशिप यहाँ पे इंश्योर की गई है। साथ में ग्रीन हाइड्रोजन जैसी टेक्नोलॉजी, अल्ट्रा लो कॉस्ट सोलर के ऊपर यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है दोनों ही कंट्रीज के द्वारा वाया कोलैबोरेशन, ओके। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन क्रिटिकल मिनरल्स को भी यहाँ पे अनलॉक किया गया है, सो दैट इंडिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर सके ऑस्ट्रेलियन क्रिटिकल मिनरल्स को यूज करते हुए। साथ में यहाँ पे साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन में भी कई सारे यहाँ पे कोलैबोरेशन हो रहे हैं। एक यहाँ पे कोलैबोरेशन हुआ है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पॉलिसीज इन बेंगलुरु, ठीक है। तो ये बेंगलुरु में ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है, जहाँ पे दोनों ही कंट्रीज कोलैबोरेट करके काम करेंगी। साथ में इंडिया के लिए यहाँ पे एक न्यू फ्यूचर स्किल्स इनिशिएटिव लाया है ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे इंडिया के बच्चों को, इंडिया की यंग पीपल को इनवाइट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, सो दैट यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, इन सभी के लिए यहाँ पे इनवाइट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। साथ में ऑस्ट्रेलिया जो है ये भी कह रहा है कि इंडिया का बहुत बड़ा डायस्पोरा ऑस्ट्रेलिया में रहता है, जो कि हमारी इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल कंट्रीब्यूशंस भी करता है देश में, ऑस्ट्रेलिया में भी करता है, इंडिया में भी करता है ये डायस्पोरा कंट्रीब्यूट, ठीक है। और साथ में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशनशिप जो है ये फ्रेंडशिप है बिटवीन आर कम्युनिटीज, तो पीपल टू पीपल कनेक्ट हमारे लोगों के बीच में काफी अच्छा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, हम दोनों का जो कंसर्न है वो इंडो पैसिफिक के ऊपर है। इंडो पैसिफिक को हम फ्री और ओपन बनाना चाहते हैं, जिसके लिए हमने क्वाड भी बनाया है, तो इसकी तरफ भी हमारा कॉमन ध्यान है। साथ में नॉर्थ ईस्ट में भी इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में भी ऑस्ट्रेलिया काफी इन्वेस्ट कर रहा है, नेचुरल लीडरशिप लेकर आ रहा है। डिफेंस रिलेशनशिप में भी ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ साथ में आ रहा है, ठीक है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक फैमिली वगैरह जो है, इनका भी सपोर्ट कर रहा है इंडिया। ऑस्ट्रेलिया के कुछ ट्राइब्स हैं, इनका भी सपोर्ट कर चुका है इंडिया पहले, किरिबाती में, टोंगा में, ठीक है। साथ में यहाँ पे एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ऑस्ट्रेलिया ने, ऑस्ट्रेलिया इंडिया यंग डिफेंस ऑफिसर एक्सचेंज प्रोग्राम, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, ये हमारे जो जनरल बिपिन रावत जी हैं उनके सम्मान में ये स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल जो है ये रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के रिलेशनशिप में उसको समझाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि वी आर क्लोजर देन एवर, हम हमेशा से पहले भी क्लोज रहे हैं, लेकिन आज के टाइम पे हम सबसे ज्यादा क्लोज हैं, और ट्रांसफॉर्मेशनल कमिटमेंट अगर हम करते हैं तो हम काफी आगे बढ़ सकते हैं साथ में हमारी मैत्री और मेटशिप के थ्रू, ओके। तो ये पूरा आर्टिकल था रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया रिलेशनशिप। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ वेरी गुड डे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।